हेलो क्लास। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी बुक का बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बीच बीच में नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे, फिर से ज्वाइन कर लेंगे क्लास को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि a system has two charges. A system has two charges. ठीक है, 2.5 into 10 की पावर -7 कूलम and -2.5 into 10 की पावर -7 कूलम। ऑब्वियसली ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या है बेटा? एक डाइपोल है। लोकेटेड एट पॉइंट 0 0 -15 0 0 +15। अब 10th क्लास में आप पढ़ के बैठो x, y कोऑर्डिनेट, लेकिन यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट दे रहा है x, y, z। ठीक है, जहाँ पे x और y 0 0 है, 0 0 है, z की वैल्यू -15 बोल रहा है और +15 बोल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो डाइपोल है वो z एक्सिस पे लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? z एक्सिस पे। तो व्हाट आर द टोटल चार्ज, पहला क्वेश्चन इसने पूछा कि व्हाट आर द टोटल चार्ज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है, सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है, ये क्वेश्चन हमको पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमको क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या करना है, हम 3D बनाएंगे। ये x है मान लो मेरा, ये y एक्सिस है मान लो मेरा, ये z एक्सिस है मान लो मेरा, x y z। तो मैंने अभी आपको बोला, क्या बोला? 0 0 मतलब x और y की वैल्यू 0 0 है, यहाँ भी 0 0, मतलब ये पॉइंट्स z एक्सिस पे लाई कर रहा है। मतलब एक ऊपर में +15 पे लाई कर रहा होगा और एक नीचे z एक्सिस के -15 पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है। तो आप खुद समझदार हो, अगर ये ओरिजिन से ऊपर 15 और नीचे 15 है तो ये दोनों चार्ज के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? d = 15 minus of -15, that is how much it is coming? 30। yes or no? d = कितना आ गया? 30। दूसरा, -15 पे पॉजिटिव है और +15 पे नेगेटिव है, इस बात को भी ध्यान दें। -15 पे जो है चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, और +15 पे चार्ज कैसा है मेरा? नेगेटिव है। और मैंने आपको बताया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो सबसे पहले टोटल चार्ज की बात करें। टोटल चार्ज, भाई क्वांटाइजेशन से पहले हमने पढ़ा है क्यों कि चार्जेस कैन बी एडेड डायरेक्टली, है ना। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 + Q2, दैट इज Q1 + Q2, दैट इज 2.5 और -2.5 को ऐड करूंगा, 2.5 into 10 की पावर -7 प्लस -2.5 into 10 की पावर -7। तो कितना आ गया टोटल चार्ज? कितना आ गया बेटा टोटल चार्ज? 0 आ गया। नंबर 2, डाइपोल मोमेंट मुझसे पूछ रहा है, तो मेरे को पता है डाइपोल मोमेंट P = होता था Q into D, चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो भाई चार्ज मेरे को कितना दिया है? 2.5 into 10 की पावर -7। डिस्टेंस कितना मैंने अभी यहाँ निकाला? डिस्टेंस +15 है -15 है, कैसे पता चल रहा है? अभी मैंने बताया कि x और y की वैल्यू 0 0 है, x और y की वैल्यू 0 0 है, तो मतलब ये पॉइंट z एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट भी z एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। और डिस्टेंस कैसे निकालते थे? याद करो, x2 - x1 करते थे, y2 - y1 करते थे, z2 - z1 कर सकते हैं उसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके। तो इसलिए मैंने डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या निकाल दिया? 15 माइनस ऑफ -15, इसलिए कितना डिस्टेंस आ गया मेरे पास? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे को डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, डिस्टेंस बोल रहा है 30 सेंटीमीटर, फिर से 30 डिवाइड बाय 100। क्यों 100? क्योंकि सेंटीमीटर है, 0 से 0 गया,
3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5, 8 10 और ऊपर जाएगा, 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। तो ये मेरा आंसर है। आ गया समझ में क्वेश्चन नंबर 9? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को बनाएंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपको इलेक्ट्रिक डायपोल दे दिया है जिसका वैल्यू दे दिया, मतलब मेरे को क्या दे दिया? पी की वैल्यू दे दिया है। देखो जब भी आपको फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल देता है, आप जैसे मैथ्स में लिखते हो ना गिवन, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? गिवन। उसके बाद अलाइंड एट 30 डिग्री, अर्थात थीटा दे दिया मेरे को कितना? 30 डिग्री। फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया मेरे को कितना? 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और ये कितना था? कूलम मीटर। पूछ रहा है मेरे से मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। तो क्वेश्चन क्या है भाई? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी, ये एक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल पे है? 30 डिग्री पे है। तो मुझसे टॉर्क पूछ रहा है। तो फाइंड क्या पूछ रहा है बेटा? टॉर्क। तो टॉर्क पूछ रहा है तो मैंने आपको पढ़ाया है टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू, याद करो क्या पढ़ाया था? P इंटू ई इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है? क्यों? मैं पढ़ा चुका हूं इसको आपको। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है P इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू P इंटू ई इंटू साइन 30। नाउ व्हाट इज P? P आपको दे रखा है कितना भाई? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9। व्हाट इज E? 5 इंटू 10 की पावर 4। व्हाट इज साइन 30? सबको पता है हाफ। ये 2 से 4 गया, यहाँ पे 2 बचा, 2 इंटू 5 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5। 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन मीटर। टॉर्क का मेरे को यूनिट भी लिखना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आ रहे हैं? 1 मार्क्स के लिए आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर हो गया। 9 बता दिया मैंने, 10 बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। पॉलीथीन पीस rubbed with wool found to have negative charge of 3 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम। क्या बोल रहा है भाई? एक पॉलीथीन का पन्ना पीस है, उसको आपने रब किया वूल के साथ में, अभी वूल को ऐसे बना दिया मैंने, तो फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर कितना चार्ज चढ़ गया? Q1 इज इक्वल टू माइनस 3, नेगेटिव बोला इसलिए माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। पहला क्वेश्चन है कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए और विच टू विच, कहां से कहां। और दूसरा क्वेश्चन है इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो बात को समझो, ये वूल रहा होगा मेरा इनिशियली बिफोर रबिंग, न्यूट्रल रहा होगा, ठीक है? ये पॉलीथीन रहा होगा मेरा बिफोर रबिंग, ये भी क्या रहा होगा? न्यूट्रल। कल ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं। न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब जब मैंने रब कर दिया इसको, तो पॉलीथीन तो मेरा बन गया नेगेटिव, और अगर पॉलीथीन मेरा बना है नेगेटिव, तो वूल मेरा बना होगा क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? वूल से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। किससे? वूल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है किसमें? पॉलीथीन में। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। विच टू विच, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ा है उसके पास बाहर से इलेक्ट्रॉन आया है, इसलिए पॉलीथीन के पास इलेक्ट्रॉन आया है कहां से? वूल से, ठीक है?
दूसरा, कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स। चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं हम भाई। मेरे को पता है, मेरे को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। लेकिन यहाँ तो कितना कूलाम है, -3 इंटू 10⁻⁻7। तो एक कूलाम पे कितना होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, 6.25 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलाम पे 6.25 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। तो -3 इंटू 10⁻⁻7 पे कितना होगा, -3 इंटू 10⁻⁻7 भाई, एक पे इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 इंटू 10⁻⁻7 पे कितना है, इंटू 6.25 इंटू 10⁻20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 18.75 इंटू 10⁻20 में से 7 गया, कितना आया 13। सॉरी ये 20 नहीं होता है, सॉरी ये 18 होता है, आई एम सॉरी। ये मैं क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ आपको, तो इसलिए 7 18 में से 7 गया, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था 11। इसी को साइंटिफिक नोटेशन पे अगर लिखूंगा तो 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। 1.875 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। इसी क्वेश्चन का पार्ट बी पूछ रहा है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास। भाई इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल, so it has mass। तो भैया अगर वूल से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन्स गया तो वूल से पॉलीथीन में मास भी गया। तो ये इसका आंसर क्या लिखूंगा मैं, यस। आ रही बात समझ में, तो वूल से पॉलीथीन में गया मास, तो इसने पूछा और हमने इसको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखेंगे। Two insulated charged copper spheres A and B, center separated by 50 centimeter। ये एक है स्फीयर मिस्टर ए, ये दूसरा है स्फीयर मिस्टर बी। इनके सेंटर से सेंटर की दूरी मुझे दिया 50 सेंटीमीटर या 50/100, दैट इज 1/2 मीटर। चार्ज की वैल्यू कितना दिया 6.5, इसके ऊपर भी कितना दिया 6.5, इसके ऊपर भी कितना दिया 6.5। म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, कूलम्स लॉ। F इज इक्वल टू क्या होता था भाई, 1/4πε0 QA इंटू QB डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो निकालते हैं हम, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय हाफ इंटू हाफ। क्यों हाफ इंटू हाफ, मैंने बताया 50 को मैं पहले मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो स्क्वायर इसलिए हाफ इंटू हाफ। अब ये हाफ अगर ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ये हाफ भी ऊपर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 13, 6.5 का डबल क्या होगा 13, फिर इंटू 13 इंटू 9 माइनस 14। बेटा 13 इंटू 13 मेरे को पता है क्या होता है, 9 इंटू 169 10⁻⁻14 में से 9 गया तो कितना आएगा -5। इसको अगर मैं और फर्दर सॉल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेटली
1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। तो ये बेसिक मैथ्स है, इसके आगे आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? एकदम इजी क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को बोल रहा है अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा अगर स्फीयर को हमने चार्ज को क्या कर दिया डबल और डिस्टेंस को क्या कर दिया हमने हाफ। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज कॉन्सेप्चुअल, तो कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं क्या बोल रही है। चलो, तो इस चीज को अब हम समझते हैं। पहले आप चीज को समझो। F इज इक्वल टू होता है सम कांस्टेंट K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। मैं अलग अलग केस लेकर चलता हूँ। केस नंबर 1, व्हेन चार्जेस आर डबल्ड, तो नया फोर्स F डैश क्या हो जाएगा K इंटू 2 टाइम्स ऑफ Q1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ Q2 डिवाइड बाय D का स्क्वायर। ये 2 और 2 बाहर निकाला तो 2 इंटू 2 4 K Q1 Q2 बाय D का स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स। So when charges are doubled, force becomes 4 times. आई बात समझ में? तो अगर मैं चार्ज को डबल करूंगा तो फोर्स कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। केस 2, when charges are half, तो F डैश अब क्या हो जाना चाहिए K इंटू Q1/2 इंटू Q2/2 डिवाइड बाय D का स्क्वायर। अभी डिनोमिनेटर में 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया 1/4 K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय D का स्क्वायर, दैट इज ओरिजिनल फोर्स का कितना रह गया वो 1/4। तो फोर्स becomes 1/4 of original when charges are half। समझ में आ रहा है? चार्ज डबल करते हैं तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2, दोनों को डबल कर रहा हूं तो मतलब Q के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर Q को डबल करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4। तो अगर चार्ज को डबल किया तो फोर्स 4 टाइम्स बनता है। अगर चार्ज को हाफ कर रहा हूं तो फोर्स 1/4 टाइम्स हो जाता है। केस नंबर 3, when distance is doubled, F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K इंटू, चार्ज को कुछ नहीं कर रहा हूँ एज इट इज रहने दे रहा हूँ, लेकिन डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया 2D स्क्वायर। तो इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ K Q1 Q2 2 का स्क्वायर 4 D का स्क्वायर। तो ये तो ओरिजिनल फोर्स के बराबर है। तो अगर डिस्टेंस को डबल करते हैं तो फोर्स बिकम्स 1/4 ऑफ ओरिजिनल। डिस्टेंस डबल करने पे फोर्स 1/4 हो रहा है, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसी का एक और केस बन सकता था, केस नंबर 4, व्हेन डिस्टेंस इज हाफ। अगर डिस्टेंस को आधा कर दिया तो क्या होगा, तो F डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखो K Q1 Q2, K क्या है 1/4 उसी को अभी छोटा मैं K लिख रहा हूँ। डिस्टेंस को हाफ कर दिया मतलब D/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं अगर K Q1 Q2 बाय D स्क्वायर बाय 4, लेकिन ये तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, इसलिए ऊपर जाके क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ K Q1 Q2 बाय D का स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स ऑफ 4, मतलब फोर्स becomes
4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। कॉन्सेप्ट क्या बना इससे, कॉन्सेप्ट को समझे, पकड़े कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम। कॉन्सेप्ट, force is directly proportional to charge q1 q2, force is inversely proportional to distance का स्क्वायर। तो अगर चार्ज डबल हुआ तो f डैश क्या होगा, 2q1 into 2q2 दैट इज 4 टाइम्स ऑफ q1 q2। मतलब अगर चार्ज डबल होता है तो फोर्स कितना हो जाता है, 4 टाइम्स ऑफ फोर्स हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर डिस्टेंस डबल होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2d का स्क्वायर दैट इज 1/4 टाइम्स ऑफ d का स्क्वायर। मतलब f डैश क्या हो गया, ओरिजिनल फोर्स का 1/4 ही रहा। अगर हम चार्ज डबल करते हैं तो न्यूमरेटर में डबल इंटू डबल 4 टाइम्स, अगर डिस्टेंस डबल करते हैं तो डिनोमिनेटर इससे डबल का स्क्वायर, नीचे में रहा इसलिए 1/4। ये कॉन्सेप्ट बना। वैसे ही अगर मैं चार्ज को हाफ करता हूं तो f डैश इज इक्वल इज प्रोपोर्शनल टू q1/2 into q2/2 दैट इज 1/4 टाइम्स ऑफ q1 q2 दैट इज ओरिजिनल का 1/4। तो अगर चार्ज को हाफ करता हूं तो डिस्टेंस 1/4 होगा। वैसे अगर डिस्टेंस को मैं हाफ करता हूं d/2 का होल स्क्वायर तो बेटा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, इस बात को ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाली चीज ऊपर चली जाती है तो ये क्या हो जाएगी 4/d का स्क्वायर, इसलिए 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स। तो 4 टाइम्स ऑफ फोर्स होता है तो उल्टा हो रहा है क्योंकि फोर्स जो है चार्ज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, फोर्स जो है डिस्टेंस के इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसलिए तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्वेश्चन क्या बोला है, if each sphere charge is doubled and distance is halved। तो भाई मान लो ओरिजिनल फोर्स F इज इक्वल टू था k q1 q2 बाय d का स्क्वायर, और नया फोर्स F डैश क्या होगा k 2 टाइम्स ऑफ चार्ज को डबल कर दिया 2 टाइम्स ऑफ q1 2 टाइम्स ऑफ q2 और डिस्टेंस को हाफ कर दिया। अब इसको सॉल्व करता हूं मैं, 2 into 2 कितना होता है 4 k q1 q2, वैसे डिस्टेंस का स्क्वायर d स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4। ये 4 से 4 कटेगा नहीं है डिनोमिनेटर में, ये भी कहाँ जाएगा ऊपर, तो 4 4 जा 16 इनटू ओरिजिनल टाइम्स ऑफ फोर्स, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 16 इनटू 1.5 2 इनटू 10 की पावर -2, वो सॉल्व होके 0.24 न्यूटन आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए बेटा, कॉन्सेप्ट मैंने बस ये बोला कि फोर्स चार्ज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर तुम चार्ज डबल करोगे तो फोर्स 4 टाइम्स होगा, चार्ज हाफ करोगे तो फोर्स 1/4 टाइम्स होगा। वहीं फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो अगर डिस्टेंस डबल करोगे तो फोर्स 1/4 होगा और डिस्टेंस हाफ करोगे तो फोर्स 4 टाइम्स होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बना लेना चाहिए अपने दिमाग में, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ये जो स्फीयर दिए थे पिछले क्वेश्चन के, उनका साइज सेम था। अब बोल रहा है कि एक थर्ड स्फीयर है सेम साइज का जो कि न्यूट्रल था, अनचार्ज था, उसको पहले एक के साथ कांटेक्ट में लाए, फिर उसके बाद दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाए और फिर उसको हटा दिया, रिमूव्ड फ्रॉम बोथ। तो अब नया फोर्स ऑफ रिपल्शन बताइए। चलो ये फिर से एक नया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बनाएगा। आप समझो पहले बात को, इसको भी मैं एक जनरल तरीके से बनाऊंगा, उसके बाद फिर इसको बाद में दूसरे तरीके से बनाऊंगा। ये मेरे पास चार्ज स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है, इसके पास चार्ज Q था, इसके पास भी चार्ज Q था, और एक जो तीसरा आया है मिस्टर, उसके पास क्या था, वो भिखारी था। मिस्टर सी के पास 0 था। कितना था, अभी मैं ए और सी को पहले टच कराया। क्या कराया मैंने, ए और सी को टच कराया। तो यार तुम इंसान हो या स्फीयर हो, अगर कोई भूखा तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे साथ बैठा है तो तुम अपना टिफिन उसके साथ आधा शेयर करोगे ना। तो वैसे ही चार्ज ए के पास, स्फीयर ए के पास चार्ज क्यू है,
और स्फीयर सी जो है बेचारा न्यूट्रल है, जीरो है। तो जब ये दोनों टच होंगे तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में चार्ज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अगर, तो ये ए था और ए के साथ टच कराया था हमने किसको, सी को। पहले इसके पास क्यू था, इसके पास जीरो था, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ए ने अपना आधा चार्ज दे दिया, क्यू बाई टू रहा, और सी के पास भी कितना आ गया, आधा चार्ज आ गया। यस और नो, कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसके बाद इस सी को अब मैं किसके साथ टच कराने जा रहा हूँ, फिर से अब मैं बी के साथ में। तो अब बी के पास क्यू है लेकिन सी के पास कितना है, क्यू बाई टू। अब ये दोनों फिर से आपस में क्या करेंगे, आधा आधा। तो आधा आधा करने के लिए पहले मैं टोटल चार्ज निकालूं, तो टोटल चार्ज कितना हो रहा है, क्यू प्लस क्यू बाई टू, दैट इज 3 क्यू बाय 2। यस और नो, आ रही बात समझ में, 3 क्यू बाय 2। क्यों 3 क्यू बाय 2 किया, इसके पास क्यू पहले से था, इसके पास क्यू बाय 2 ए से लेकर आ गया, तो टोटल 3 क्यू बाय 2 है। लेकिन अब फिर बी और सी फिर दोनों दोस्त हैं, तो फिर से आधा आधा करेंगे। तो अब बी के पास कितना बचा, 3 क्यू बाय 4, और सी के पास भी कितना बचा, 3 क्यू बाय 4। कैसे लाए सर, पहले बी और सी को ऐड किया, उसका वैल्यू आया 3 क्यू बाय 2। अब जितना भी है उसको मैं आधा आधा बांटूंगा, तो इसलिए 3 क्यू बाय 2 का आधा 3 क्यू बाय 4 बी के पास गया, और 3 क्यू बाय 4 किसके पास गया, सी के पास गया। तो कॉन्सेप्ट अब भाई, मिस्टर ए के पास इनिशियल से अब कितना बचा, सिर्फ क्यू बाय 2। मिस्टर बी के पास भी अब इनिशियल से कितना बचा, सिर्फ 3 क्यू बाय, जबकि इनिशियली कितना था भाई, ए के पास भी क्यू था और बी के पास भी क्यू था। डिस्टेंस के बारे में कोई बात नहीं हो रही, इसलिए मैं डिस्टेंस को नहीं लूंगा। तो मेरे को पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। एफ डैश क्या होगा, Q1 डैश इंटू Q2 डैश। यहाँ पे एफ क्या है, प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। डिस्टेंस के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो सर, क्योंकि सेम चीज है, इसलिए मैं फिर भी, चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं एफ डैश इज इक्वल टू लिख रहा हूँ के Q1 डैश इंटू Q2 डैश बाय डी। वैसे ही एफ इज इक्वल टू ओरिजिनल फोर्स में लिख रहा हूँ के Q1 इंटू Q2 बाय डी का स्क्वायर। सिर्फ चार्ज चेंज हुआ इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम, फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। वे बोल रहे हैं कि आपके पास दो स्फीयर है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, जिसके आइडेंटिकल साइज हैं। ठीक है, और एक थर्ड स्फीयर लेकर आ रहे हैं, मिस्टर सी को ला रहे हैं सेम साइज का लेकिन अनचार्ज, मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं है, उसके पास क्या है, जीरो है। उसके बाद ये बोल रहा है कि पहले सी को मैं कांटेक्ट में लाया किसके साथ, ए के साथ, फिर उसके कांटेक्ट में लाया किसके साथ, बी के साथ, फिर उसको फाइनली रिमूव कर दिया, उसको निकाल दिया। फिर अब बताओ नया फोर्स कितना है ए और बी के बीच में। तो ओरिजिनल फोर्स तो मेरा था F इज इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर बाय डी का स्क्वायर। यस और नो, कूलम के लॉ के हिसाब से। लेकिन मिस्टर सी जब सीन में आए तो भैया मैंने आपको बोला कि मिस्टर सी जो है पहले ए के साथ शेयर करेंगे, ए के पास क्यू है, सी के पास जीरो है, टोटल क्यू है, तो आधा आधा बढ़ गया, तो आधा आधा बढ़ गया मतलब ए के पास क्यू बाय 2 गया, सी के पास कितना गया, क्यू बाय 2। उसके बाद इस सी को मैं टच करा रहा हूँ किसके साथ, बी के साथ, तो बी के पास क्यू है, सी के पास क्यू बाय 2 है। फिर से ये पहले टोटल करेंगे क्यू प्लस क्यू बाय 2 और उसको आधा करेंगे, तो 3 क्यू बाय 2 कितना आ गया, 3 क्यू बाय 4। तो अब बी के पास भी कितना बचा, 3 क्यू बाय 4, सी के पास भी कितना बचा, 3 क्यू बाय 4। तो भाई मेरे पास ए के पास अब सिर्फ था क्यू बाय 2 और बी के पास बचा है सिर्फ 3 क्यू बाय 4, जबकि ओरिजिनल कितना था, क्यू और क्यू। तो ओरिजिनल फोर्स मेरा था के एफ इज इक्वल टू के बाय डी का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर। लेकिन अभी नया फोर्स कितना बचा, एफ डैश इज इक्वल टू के बाय डी का स्क्वायर। देखो ध्यान से, क्यू बाय 2 इंटू 3 क्यू बाय 4। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो एफ डैश इज इक्वल टू के बाय डी स्क्वायर इंटू क्यू बाय 2 इंटू 3 क्यू बाय 4, तो 3/8 के बाय डी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। ये तो लेकिन ओरिजिनल फोर्स है, तो मेरा नया फोर्स कितना रह गया, 3/8 इंटू ओरिजिनल फोर्स जो मैं निकाल चुका हूँ, 3/8 इंटू 1.52 इंटू 10⁻²। यू कैन सॉल्व इट, जो भी आएगा आंसर होगा न्यूटन में। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो जब भी
दो आइडेंटिकल स्फीयर्स को हम टच कराते हैं तो उसके बीच में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? उसके बीच में इक्वल इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये चीज आपको समझना है इस क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे फटाफट, उसके बाद क्लास। क्वेश्चन नंबर 14 आपको फिगर में दिया गया है। 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके साइन बताना है और साथ में चार्ज टू मास रेशियो भी बताना है। तो भाई अब समझो इस साइड में क्या दिया है मेरे को, इस साइड में मेरे को दिया पॉजिटिव, क्या दिया मेरे को? पॉजिटिव। इस साइड में क्या दिया है भाई? नेगेटिव। मैं बता चुका हूं कि पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव। पॉजिटिव को कौन रिपेल करेगा? पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा? नेगेटिव। पॉजिटिव रिपेल किसको करेगा? पॉजिटिव। तो आप साफ देख सकते हो कि मिस्टर 1 भी पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, मिस्टर 2 भी अपने ओरिजिनल पाथ से ऊपर की ओर उड़ जा रहे हैं। उठ रहे नहीं उठ रहे? वही मिस्टर 3 जो है वो पॉजिटिव से दूर भाग रहे हैं, इसलिए थर्ड नंबर जो है वो पॉजिटिव है। वही फर्स्ट और सेकंड कैसे चार्ज हैं? नेगेटिव। क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बताया कि नहीं बताया? तो इस वजह से नंबर 1 और नंबर 2 प्लस की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस वजह से वो नेगेटिव होने चाहिए। नंबर 3 जो है वो उससे दूर जा रहा है, इस वजह से वो क्या होना चाहिए? इस वजह से वो उससे सेम होना चाहिए, इसलिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। साथ ही साथ उसका नंबर 2 पूछ रहा है विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। इस क्वेश्चन को समझें। विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो में चार्ज टू मास रेशियो, ये पूछ रहा है मेरे से चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है? फोर्स जो है क्या होता है? एक तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूँ, m इंटू ए इज क्यू इंटू ई, m इंटू ए इज क्यू इंटू ई, तो एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है? q by m इंटू ई। दैट इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q by m। एक्सेलरेशन मतलब डिस्टेंस से रिलेटेड है एक्सेलरेशन, तो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q by m। ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। कैसे बनाया सर क्वेश्चन? फोर्स एक तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, दूसरा होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों को इक्वेट किया तो a इज इक्वल टू q by m e। एक्सेलरेशन लेकिन खुद किसका फंक्शन है? डिस्टेंस का। पढ़ा 11th क्लास में, डिस्टेंस से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो आप देख सकते हैं कि नंबर 3 सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है अपने ओरिजिनल पाथ से। नंबर 3 सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है अपने ओरिजिनल पाथ से। दिख रहा है? ये ओरिजिनल कहाँ जा रहा था? यहाँ से इतना नीचे गया, जबकि ये थोड़ा गया, ये भी थोड़ा गया, इसलिए नंबर 3 हैज मैक्सिमम डिफ्लेक्टेड, so it must have highest charge to mass ratio, q by m होना चाहिए, highest charge to mass ratio। आ रही बात समझ में? तो क्या एक और कॉन्सेप्ट बनाया आपने क्वेश्चन नंबर 14 से? हर क्वेश्चन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा। तो कॉन्सेप्ट क्या बना आपने यहाँ पे? पहला कि ये सेम चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर की रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो आप देख रहे हैं नंबर 1 नंबर 2 पॉजिटिव की ओर घूम जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब 1 और 2 डेफिनेटली नेगेटिव पार्टिकल्स होने चाहिए। वही नंबर 3 उससे दूर जा रहा है,
मतलब कि नंबर 3 पॉजिटिव होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन अपने ओरिजिनल पाथ से कोई ऐसे सीधे जाता और सीधे ना जाके यूं घूम गया तो इतना डिफ्लेक्शन हो गया उसके ओरिजिनल पाथ से, तो डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल है? डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज बाय मास के। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। तो यहीं पे हम लोग आज की क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। क्वेश्चन आज मैंने जो है आप लोगों के लिए अच्छे से सारे क्वेश्चन पहले से यहाँ पे लाके रखा हुआ है। आप लोग अपने साथ में भी एनसीईआरटी की बुक साथ साथ लेकर चलेंगे, पढ़ते रहेंगे, और टाइम अब डेली यही रहेगा 4 to 5 हमारा। ठीक है, अब मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, जब तक साल भर पढ़ाऊंगा मैं आपको यही इसी टाइम पे पढ़ाऊंगा। ओके, और फिर से मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोग का नंबर मेरे से मिसप्लेस हो गया है, तो प्लीज आप क्या है